मोदी की लहर सिर्फ दिल्ली में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, केरला में चले जाइए, कर्नाटक में चले जाइए, चाहे जिस राज्य में जाइए वहां पर मोदी की लहर है। सीधे चलते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार विवेक के पास। विवेक, आपको क्या लगता है, क्या मोदी लहर वाकई ये थी या बीजेपी की स्ट्रैटेजी की जीत है, या दोनों के मिले जुले फैक्टर है? देखिए, मोदी वेव को तो डिनाई किया नहीं जा सकता दीपक। उत्तर प्रदेश की हवा जो बही वो उत्तरांचल में पहुंची, उत्तरांचल के बाद मुझे लगता है वही हवा दिल्ली में भी चली है। मोदी वेव को कतई डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन स्ट्रैटेजी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, आपका कहना एकदम ठीक है। जो बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, पुराने काउंसिलर्स के टिकट काटे, नए चेहरे लाए, एंटी इनकम्बेंसी को बहुत सफाई से दबाने की कोशिश की और उसमें कामयाबी मिली। दूसरा इसमें एक फैक्टर और है कि इस बार क्या हुआ है कि बीजेपी ने जो कॉलोनीज में लोग रहते हैं, जो कि एमसीडी इलेक्शंस में वोट डालने के लिए आना पसंद नहीं करते थे, किन्हीं कारणों से नहीं आते थे, क्योंकि उन लोगों का मतलब अपने काउंसिलर से नहीं होता था, उनका मतलब अपने आरडब्ल्यूए से होता था, वो लोग बाहर नहीं निकलते थे इस वोटिंग के लिए। बीजेपी ने इस बार उन लोगों को घर से निकालने में कामयाबी पाई है। तो शहर का, कॉलोनीज का जो एक बड़ा तबका है, उसने इस बार बाहर आके वोट दिया है और बीजेपी के फेवर में वोट गया है। तो एक उसका कारण यह भी है कि आज बीजेपी को 183-185 सीटें मिल रही हैं। राजबिहारी, जब अगर हम राजौरी गार्डन की विधानसभा सीट की बात करें, जिसमें जर्नैल सिंह जो कि पंजाब से चुनाव लड़ने चले गए थे और वहां पर हार गए थे, और यहां पर भी जो उपचुनाव हुआ उसमें भी हार गए, तब आम आदमी पार्टी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि नहीं, जर्नैल सिंह चूंकि बाहर चले गए थे, बना बताए पंजाब चले गए थे, इसलिए लोगों में गुस्सा था, इसी कारण हम हारे, और इस बुरी तरह हारे कि जमानत जब्त होने तक की नौबत आ गई। क्या राजौरी गार्डन के चुनाव परिणाम को देखने के बाद ही एमसीडी के चुनाव परिणाम की आधारशिला या नींव रख दी गई थी दिल्ली की जनता के द्वारा? हाँ, ये बिल्कुल तय है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव ने साबित कर दिया था कि दिल्ली में क्या नतीजा आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होती है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रह जाती है, जबकि राजौरी गार्डन जो है वो कांग्रेस का भी बड़ा गढ़ कट रहा है। लगातार वहां से कांग्रेस ही लगातार जीतती रही है। और अगर आप देखें, जैसे अभी विवेक जी कह रहे थे कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी की लहर थी, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की लहर जब 1915 में विधानसभा उपचुनाव होते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिलती है, उस समय भी देश में नरेंद्र मोदी की लहर थी। लेकिन उस लहर में, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं कि ये लहर तो है, लेकिन लहर को कामयाब बनाने के लिए एक रणनीति बनानी पड़ती है, और पार्टी ने निश्चित तौर पे अमित शाह के नेतृत्व में या मनोज तिवारी के नेतृत्व में एक अच्छी रणनीति बनाई। कुछ लोगों को अलग करना पड़ा, जहां अलग किया गया, क्योंकि बहुत सारे जो पार्षद हटाए गए हैं वो रोटेशन के कारण कुछ तो वैसे ही चेंज होने वाले थे। ये तो एक संदेश दिया गया कि हमने सबकी सीट बदल दी। और कमाल की सबसे बड़ी हैरानी की बात है, बहुत सारे ऐसे दमदार पार्षद थे जो अमित शाह से पहले जो भी अध्यक्ष रहे हों, चाहे दिल्ली में अध्यक्ष रहे हों, चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पार्टी के, अगर कोई दिल्ली बीजेपी को फैसला करती थी तो उसको ऊपर जाके चेंज करा के ले आते थे। लेकिन इस बार तमाम मजबूत पार्षद भी ये फैसला नहीं करा पाए। अमित शाह ने जो फैसला किया उसको सबने माना और बड़े ही कड़ाई से उसको पालन किया गया। ये लहर है, लहर में कोई वो नहीं है, लेकिन अगर कोई मजबूत रणनीति नहीं बनाते तो इसमें शायद बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ता। ठीक है। और जहां तक विवेक, यहां पर जो सबसे बड़ी खबर है, राजबिहारी एक मिनट, विवेक, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि मनोज तिवारी और साथ ही साथ कांग्रेस ने केजरीवाल से इस्तीफा मांगा है। क्या वाकई ये इसके लिए दबाव बनाएंगे या फिर महज ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? ये दीपक, ये एकदम एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि मनोज तिवारी का कहना कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, उनके कहने से कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा। उनको मालूम है अरविंद केजरीवाल इतनी आसानी से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, चिपक के बैठेंगे जब तक बैठ पाएंगे उस पर। दीपक, यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, यही कह रहे हैं? जी जी, एकदम। दीपक, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी जी ने वो जो पुराने जमाने में अजीब डायलॉग देता था कि इनको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, कि लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा, तो ऐसी स्थिति में सरकार को उन्होंने आज की तारीख में डाल दिया है कि ना ये सरकार जी पाएगी ना मर पाएगी। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार ने नहीं डाला साहब, नरेंद्र मोदी साहब को क्यों दोष देते हैं आप? ये तो अपने कर्मों से जा रहे हैं।
ये अब कौन सी नीति बना रहे हैं, कौन सी योजना बना रहे हैं, कौन से दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं? वो तो आपकी अगर बात, कुछ अगर ये तो नहीं, सबके सामने वो लग आपकी जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है, यही तो मैं यही तो कारण है। मोदी की सरकार उनको डिसमिस नहीं करेगी, उनको लिक्विड ऑक्सीजन वाली स्थिति में पड़े रहने देगी। लोकतंत्र में मैं आपकी बात ही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उन्हें बने रहने देगी, और ये लिक्विड ऑक्सीजन का जो स्थिति में बने रहने देगी, ना वो जी पाएंगे ना मर पाएंगे। अब किसके सर पर ठीकरा फोड़ेंगे, किसका सर फोड़ेंगे, किसका पैर फोड़ेंगे, ये बात है। एक बात जो मैं दीपक जो शुरू में कहना चाहता है कि दिल्ली में 3 स्तरीय सरकार है और अलग अलग पार्टियां यहां रूल करती रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहा है कि सरकारों के बीच में सामंजस्य नहीं रहा है। मुझे याद है कि जब 2008 से 1998 से 2005 के बीच में जब यहां पर सेंटर में बीजेपी की अटल जी की सरकार थी और शीला जी की सरकार दिल्ली में थी, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चीफ होते थे लालकृष्ण आडवाणी एज होम मिनिस्टर, और उस समय दिल्ली में मेट्रो ट्रेन आया जिसके बीच 50-50 शेयरिंग था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो सरकारें मिलकर के काम कर सकती हैं। और फिर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, और मुझे तब की जो दिल्ली की लास्ट मेयर थी पूरी एकत्रित दिल्ली की, रजनी अब्बी ने, उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो मेयर बनी तो सबसे पहले शीला जी ने उन्हें फोन करके मुबारकबाद दिया था, देखो ये महिलाओं की बहुत बड़ी जीत है कि तुम्हारी पार्टी ने नॉन वुमेन सीट टर्म होते हुए तुम्हें मेयर बनाया है, और हम महिलाओं को साथ मिलकर के महिलाओं के लिए काम करना है। तो दिल्ली की जनता ने पास्ट में ये देखा है कि डिफरेंट पार्टी साथ मिलकर के काम कर सकती है, काम करते रही है। अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति थी कि वो अकेले करेंगे, जो करेंगे बाकी नहीं करेगा, तो ये तो कहावत बहुत पहले हमारे बुजुर्ग लिख के चले गए कि अकेला चला भार नहीं फोड़ सकता, सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जो थी कि सबको दोषारहित कर दो, सबको ये कर दो। देखिए, एक बात जो जब नोटबंदी का मामला शुरू हुआ था तो उस समय एक बात, बड़ी अच्छी बात बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा था कि राजनीति में परसेप्शन बहुत जरूरी है, और इस तरह की बातें, एक सरकार अगर कोई पॉलिसी लेकर के आई है तो उस पर फट से कुछ कह देना गलत होता है। इट इज रॉन्ग, एक रॉन्ग मैसेज भेजता है जनता में, रॉन्ग परसेप्शन भेजता है। आज की तारीख में यही इनके साथ हुआ है कि हर एक बात पर उलट के वार कर देना, उलट के बोल देना, कुछ कर देना। अब इन्होंने आपके एग्जिट पोल के लिए ईवीएम को दोषी ठहरा दिया। अब बताइए साहब, ईवीएम पे ऊपर एग्जिट पोल वालों का क्या पकड़ होती है, क्या दावा होती है? वो तो पब्लिक परसेप्शन पे काम करते हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी यहीं पर रुकते हैं। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज बता दूं अपने दर्शकों को, उसके बाद हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे कि वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से खड़ी हुई एक राजनीतिक पार्टी ने लोगों के परसेप्शन को, लोगों की चेतना जिसको जगा दिया था, उससे कितना बड़ा छलावा किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो ये खबर है कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक जारी है। एमसीडी चुनाव के नतीजों की समीक्षा की जा रही है। उस बैठक में मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और दिलीप पांडे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो चारों मौजूद हैं। चारों गहन मंथन चिंतन कर रहे हैं कि आखिरकार किन शब्दों में इस हार को पेश किया जाए, क्या नया स्पिन डॉक्टर खेला जाए, क्या नया स्पिन किया जाए जिसके चलते जनता उनके इस आर्गुमेंट को मानने के लिए, भले से थोड़े समय के लिए, लेकिन मानने के लिए कन्विंस हो जाए। सीधे चलते हैं हम विवेक अवस्थी के पास। विवेक, मैं ये जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार जो किया, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन किया, एक जन आंदोलन को खड़ा किया, जन आंदोलन को न केवल खड़ा किया बल्कि उसको एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, उसको जन जन तक पहुंचाया, और बाद में एकाएक सरकार बनाने के बाद उन तमाम चीजों से एक एक करके कॉम्प्रोमाइज करते चले गए, चाहे वो जन लोकपाल, चाहे करप्शन हो, चाहे प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ हो, चाहे इंटीग्रिटी इन पब्लिक लाइफ हो, सभी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये आम जनता के मन में ऐसे आंदोलन के प्रति क्या मत पैदा करेगा? क्या जनता के साथ ये एक तरह का धोखा नहीं है? दीपक, एक फिल्म आई थी, अगर आपको याद हो, अमिताभ बच्चन की मूवी थी मैं आजाद हूं। उसमें एक कैरेक्टर को लाया गया और उसको एक जन नेता बना दिया गया कुछ लोगों द्वारा, और उसको यूज करके डंप कर दिया गया। अन्ना हजारे के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है। अरविंद केजरीवाल एंड टीम ने जो किया है, अन्ना हजारे को उन्होंने यूज किया, अपना एक बड़ा नाम किया। जहां अन्ना ने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स के फेवर में नहीं हूं, उन्होंने अन्ना को किनारे कर दिया और राजनीति में कूद गए। उसके बाद जो उनके खुद के साथी थे, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो प्रशांत हो, चाहे प्रोफेसर आनंद कुमार हो, उनको उन्होंने धीमे से साइडलाइन किया, पार्टी से बाहर किया और अपनी एक राजनीति जो चमकाने की कोशिश की।
और जो हिट एंड रन की राजनीति चमकाने की कोशिश की, वो शुरू में लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि एक मुख्यमंत्री जाता है रेल भवन के बाहर रात में सो जाता है, एक नई तरह की चीज, उन्होंने एक नया एग्जाम्पल सेट किया। लेकिन उसके बाद लोगों को समझ में आ गया कि ये राजनीति जो है ये ओछी राजनीति है, इससे किसी को मिलने वाला नहीं है। ये हिट एंड रन की राजनीति को आज जनता ने पूरी तरह नकारा है और अरविंद केजरीवाल अब भी अगर सो के नहीं जागे तो उनकी राजनीति का यहां पर अंत भी हो सकता है। उनकी राजनीति का अंत हो सकता है। कितना बड़ा खतरा है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आइए फटाफट एक रिकैप ले लेते हैं। अभी तक की सिचुएशन क्या है ये देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी एक बार फिर नंबर 2 पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी 180 वार्डों पर आगे है, आम आदमी पार्टी 42 वार्ड पर आगे है और कांग्रेस फिर से तीसरे नंबर पर 37 वार्ड पर आगे है। हमको सेटल डाउन होने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 37 और 42 में कोई बड़ा अंतर नहीं है और जो वार्ड होते हैं वो बहुत ही कम जनसंख्या के आधार पर बनाए जाते हैं। हो सकता है 42-37 और 37-42 आपस में परिवर्तन हो जाए आप और कांग्रेस के बीच में, लेकिन दोनों डिस्टेंस की नंबर 2 और नंबर 3 बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड यानी 180 वार्ड्स का बहुमत मिला है। दक्षिण दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली तीनों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है और इस वक्त इस प्रचंड जीत के बाद दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर बैठक चल रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि सुकमा में चूंकि शहीद वीर जवानों की नक्सलियों ने बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से घात लगाकर हत्या कर दी थी, इसके चलते वो इस बार जीत का जश्न दिल्ली के अंदर नहीं मनाएंगे। ना कोई ढोल होगा, ना नगाड़ा होगा, ना मिठाई होगी, ना आतिशबाजी होगी, ना पटाखे होंगे। तो ये एक अच्छा संकेत राजनीति में मनोज तिवारी ने देने की कोशिश की है। इसीलिए जो जश्न मनाया जा रहा है वो घर ही घर के अंदर मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, लेकिन शोर शराबा, भीड़ भाड़, आतिशबाजी, पटाखे और साथ ही साथ ढोल नगाड़े, इनका शोर कहीं भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। पूरे दिल्ली के अंदर सादगी पूर्वक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को मना रही है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के अंदर इस वक्त उनको एक्सपेक्टेड थे, ये नतीजे उनके लिए एक्सपेक्टेड थे, लेकिन क्या उन्होंने इतना नीचे सोचा था ये हम नहीं जानते। उनका पहला स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि अभी तक उनका स्टेटमेंट ये था कि अगर वो हारते हैं तो ईवीएम के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे, एक बड़ा और कड़ा आंदोलन करेंगे। तीसरा स्थान है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी अभी तीसरे स्थान पर है इस वक्त की काउंटिंग की बात की जाए तो। और उसके बाद अजय माकन का राजनीतिक भविष्य क्या होता है, क्या दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से उनको इस्तीफा देना पड़ता है या फिर उनके प्रिय राहुल गांधी उन्हें बचा ले जाते हैं, ये सब देखने वाली बातें होंगी।